हाँ जी बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं गुडविल का रिवीजन वीडियो। अब समझो पहले कि गुडविल क्या होता है। तो बोलता है कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मतलब कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको यहां पे क्या दिखाई देगा कि ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। पुराने ग्राहक पुराने ही दुकान पे आएंगे। दिस इज कॉल्ड गुडविल। अब देखो, आप मार्केट जाते हो तो जिस दुकान से आप खरीदारी करते हो, आप जनरली उसी शॉप पे जाना प्रीफर करते हो। रीजन इज बीइंग वेरी क्लियर कि वो आपको अच्छे रेट पे प्रोडक्ट देते हैं, आपको वो अच्छा बिहेवियर करके देते हैं और आपको वो जेन्यून प्रोडक्ट भी देते हैं। तो इसके चलते आप उसी दुकान पे सामान लेने हर बार जाते हो। ओके, इसलिए इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। तो गुडविल का मतलब क्या हो गया? एक नाम, एक ख्याति, एक पहचान, जिसके चलते पुराने ग्राहक पुराने ही दुकान पे जाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलो अगला बात पे चलते हैं। आगे बोलता है फीचर्स ऑफ गुडविल। तो भाई गुडविल का फीचर्स क्या होता है? आखिर गुडविल क्या है, क्या उसका विशेषता क्या है? तो पहला बात बोलता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। मतलब ऐसा फिक्स एसेट्स जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, जिसको हम छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। और ये इंटेंजिबल कैसा? फिक्स एसेट्स है। ये कोई काल्पनिक एसेट नहीं है। इसलिए इसका अगला पॉइंट क्या है कि गुडविल इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस बोले तो काल्पनिक एसेट, गुडविल को आप काल्पनिक एसेट नहीं बोल सकते हो। वो है, वो एग्जिस्ट करता है गुडविल। अगर पुराने ग्राहक पुराने ही दुकान पे जा रहे हैं, दैट मीन्स उस दुकान का गुडविल है मार्केट में, तभी पुराने ग्राहक पुराने दुकान पे जा रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट अपना है वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। भाई गुडविल कितने का अपना दुकान का है, अपने दुकान का जो गुडविल है वो कितने प्राइस का है, कितने अमाउंट का है, ये कैसे पता चलेगा? तो जब तक कोई सब्जेक्टिव वैल्यूअर अपना जजमेंट नहीं देंगे उस चीज पे, तो हम नहीं जान सकते हैं। तो गुडविल का वैल्यू सब्जेक्टिव वैल्यूअर पे डिपेंड करता है। ओके, अब आते हैं गुडविल कितने प्रकार के होते हैं। तो गुडविल दो प्रकार के होते हैं, एक परचेज्ड गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेस्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में अंतर क्या है? देखो, परचेस्ड गुडविल वो गुडविल जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो उस वक्त हमको उस बिजनेस के गुडविल के वैल्यू के बराबर भी पैसा देना पड़ता है। सपोज दैट कोई एक शॉप है, वो शॉप वाले ने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक शॉप है, वो शॉप वाले का दुकान में 10 लाख का स्टॉक था। ओके, और प्लस में उस दुकान में 5 लाख रुपए का फर्नीचर था, यानी कुल मिला के बात कितने का हुआ? 15 लाख। लेकिन उस दुकानदार ने बोला मैं अपना दुकान को 50 लाख में बेचूंगा। तो ये 50 लाख और 15 लाख के बीच का जो डिफरेंस 35 लाख का आया, ये वो किस चीज के लिए दुकानदार चार्ज कर रहा है? दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। दुकानदार ने बोला हमने इतने साल के एफर्ट से अपने दुकान का गुडविल बनाया, तो हमको गुडविल के बदले भी 35 लाख रुपीज चाहिए। अब आपको दुकान खरीदना है तो आपको ये 35 लाख रुपीज तो पेड करना पड़ेगा। तो ये 35 लाख, अब देखो ये तो हम देख रहे हैं कि भाई 10 लाख का हमने स्टॉक खरीदा, दिस इज एसेट ऑफ द बिजनेस। हमने 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो दिस इज ऑल्सो एसेट ऑफ बिजनेस। पर हमने जो 35 लाख का ये गुडविल खरीदा, दिस इज ऑल्सो एसेट ऑफ द बिजनेस। तो आप गुडविल को भी अपना एसेट मानोगे। और ये तीनों ही एसेट को जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा, स्टॉक भी दिखाओगे 10 लाख का, फर्नीचर भी दिखाओगे 5 लाख का, और साथ साथ में आप गुडविल नाम का भी एक एसेट दिखाओगे 35 लाख का। यानी आपके बैलेंस शीट में कुल मिला के 50 लाख का एसेट दिखेगा। समझ में आती है बात? ओके, तो ये हो गया हमारा परचेज्ड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या हो गया? ये अराइज होगा कब? जब बिजनेस को हम खरीदेंगे। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। और इट इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, ये भी बात अभी हमने आपको समझा दिया। और तीसरा, दिस गुडविल इज जनरली अमोर्टाइज्ड विद इन 10 ईयर्स और विद इन लाइफ ऑफ गुडविल। अब देखो, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, तो ये फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिशिएट होगा ना, इसका जितना भी साल लाइफ होगा उतने लाइफ में ये डेप्रिशिएट होकर खत्म हो जाएगा। अब चूंकि ये फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर कैसा एसेट है? फिक्स एसेट्स। बट दिस इज अ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसको टेंजिबल फिक्स एसेट्स बोलते हैं। तो टेंजिबल फिक्स एसेट जब उसका वैल्यू में गिरावट आती है, उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। और जब हम इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में के वैल्यू में जब गिरावट आती है, उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो इन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। टेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जब भी गिरावट आएगी, उसको हम बोलेंगे डेप्रिशिएशन, और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जब भी गिरावट आएगी, उसको हम बोलेंगे एमोर्टाइजेशन। तो एक तरह से ये वैल्यू में गिरावट ही हो गया। अब देखो, किसी भी
खरीदे हुए बिजनेस को अगर आप चला रहे हो तो कुछ साल बाद उस बिजनेस का वैल्यू तो गिरेगा ना। हो सकता है आपका बिहेवियर सामने वाले कस्टमर को पसंद ना आए, तो धीरे धीरे आपके गुडविल का वैल्यू कम होगा। यानी गुडविल ओवर द इयर्स अमोर्टाइज्ड होते जाएगा, जिसको हम धीरे धीरे करके साल दर साल खत्म करते जाएंगे। अगर नहीं साल दर साल खत्म करेंगे तो 10 साल में तो खत्म हो ही जाना है, या फिर जितना भी उस गुडविल का लाइफ है उतने दिन में खत्म हो जाना है। अब दूसरा गुडविल का मेथड जो आता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर नॉन परचेज्ड गुडविल। भाई ये वैसा गुडविल है ना जो सिर्फ आप अपने एफर्ट से बनाते हो। आपको ये खरीदा हुआ गुडविल आपका ये नहीं है। आप बिजनेस चला रहे हो, चलाते चलाते अच्छे बिहेवियर के चलते, अच्छा प्रोडक्ट के चलते, आपका जो एम्प्लॉइज है उनके अच्छे बिहेवियर के चलते, इन सभी चीजों के चलते आपका दुकान का एक गुडविल क्रिएट होता है, गुडविल जनरेट होता है। ये गुडविल के लिए आपको किसी को एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन परचेज्ड गुडविल। अब जब ये गुडविल है तो क्या ये बैलेंस शीट बनाते वक्त, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो क्या ये एसेट साइड में दिखेगा? अरे नहीं भाई, काहे दिखेगा? जब हम किसी को एक पैसा पेमेंट ही नहीं किए हैं तो क्यों बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा? दिखेगा ही नहीं, रीजन ही नहीं है दिखने का। ओके, तो इसलिए देखो, दिस गुडविल इज नॉट परचेज्ड, रेदर इट इज क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर। ये पार्टनर्स के एफर्ट से बनाया हुआ गुडविल है। और दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बुक्स। तो आप इस गुडविल को बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ओके, दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बुक्स। और एक क्या, ये गुडविल परचेज नहीं है, ये नॉट परचेज गुडविल है और ये क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई गुडविल के वैल्यूएशन का जरूरत क्यों पड़ता है, ये जरा देखते हैं हम लोग कि क्यों गुडविल का वैल्यूएशन हम करते हैं। आ जाओ, पहला पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। अब देखो, जब बिजनेस में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो बिजनेस का नए सिरे से स्टार्ट होगा। बिजनेस को सब कुछ, सारे एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। जैसे ये बैलेंस शीट है हमारे बिजनेस में। ओके, इस बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट हैं। अब ये सारे एसेट और सारे लायबिलिटी के वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं। अब आप देखो, ये सारे एसेट में से सारे बाहर वाले लायबिलिटी को अगर रीवैल्यू कर दिए और उसमें हमको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना। इससे पार्टनर्स का कैपिटल तो इंक्रीज करेगा। या अगर मान लो 5 लाख का लॉस हो गया तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो भाई जब बिजनेस को नए सिरे से सारे एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा और कुछ ना कुछ पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा। उन सारे घटे बढ़े हुए कैपिटल को आपस में पहले एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद नए सिरे से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज कर रहे हैं, उस वक्त हमको गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ेगा। तो जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा उस वक्त हम गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब रिटायरमेंट किसी पार्टनर का होगा उस वक्त हम गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब फर्म को बेच दिया जाएगा उस वक्त हम गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और जब दो फर्म आपस में एमलगमेट हो जाएगा, एमलगमेशन आप लोग अगर नहीं जानते हो तो समझ जाओ, एक कोई कंपनी है जो ए लिमिटेड है, एक कोई कंपनी है जो बी लिमिटेड है और दोनों आपस में मिलकर बन गया ए बी लिमिटेड। ये देखो, एक नई कंपनी बन गई। तो ये दो फर्म जब अमलगमेट होगा, इस सिचुएशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हेन फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब फर्म कंपनी बन गई उस वक्त भी आपको गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब आता है कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर देखो, इफिशिएंट मैनेजमेंट। जब आपके बिजनेस का मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा रहेगा ना तो अपने आप आपका गुडविल बढ़ेगा, और जब आपका मैनेजमेंट सिस्टम इफिशिएंट नहीं रहेगा तो गुडविल का वैल्यू घटेगा। उसके बाद फेवरेबल लोकेशन। भाई लोकेशन गुडविल बिजनेस का क्या है। अब आप कोई मतलब रिमोट एरिया में जाके कोई अच्छा सा शोरूम खोल रहे हो तो क्या लगता है आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा, वो मार्केट में ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो एक फेवरेबल लोकेशन भी होना बहुत जरूरी। उसके बाद लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। भाई जब आप बिजनेस को लंबे समय के लिए सोचते हो तो आपको बिजनेस में एक डिग्निटी बना के रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके बिजनेस में गुडविल का वैल्यू क्रिएट होगा। चौथा पॉइंट अपना है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। किसी बड़े ब्रांड का नाम को अपने बिजनेस के नाम के साथ जोड़ना। सपोज दैट हमारे कोचिंग को अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम मिल जाए तो मेरा कोचिंग अपने आप बूस्ट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि हमको उनका पेटेंट मिल गया भाई, उनका नाम मिल गया, ब्रांड वैल्यू मिल गया, जिसके चलते उनके गुडविल से लोग मेरे बिजनेस के गुडविल को कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। अब पांचवा पॉइंट अपना है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कितना जेन्युइन है, कितना अच्छा उसका क्वालिटी है, ये भी, इससे भी आपका गुडविल डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में गुडविल बढ़ेंगे या घटेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, मार्केट का सिचुएशन। अब कभी कभी देखो मार्केट में क्या होता है कि हम उस दुकान में जाना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते जिनका बिहेवियर खड़ूस वाला है, पर कोई प्रोडक्ट अगर शॉर्टेज मार्केट में हो गया और वो प्रोडक्ट उन्हीं दुकानदार के पास अवेलेबल है, और अगर हम उन दुकानदार के पास गए और वो अच्छा, मतलब वो प्रोडक्ट तो दे दिए, ना हमको रेट कम किए, ना कुछ अच्छा बिहेवियर किए, जैसा बिहेवियर उनका था वैसा ही था, पर मैंने देखा कि उनका प्रोडक्ट तो बहुत जेन्युइन है, तो जब मैंने उनके दुकान से मार्केट के सिचुएशन खराब होने से हम उनके दुकान में गए, अदरवाइज हम उनके दुकान में बिल्कुल भी नहीं जाते। लेकिन जब गए तो हमको पता चला कि अरे ये तो बहुत अच्छे आदमी है, ये अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हैं, भले ही इनका बिहेवियर खड़ूस वाला है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम उनके यहां से प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिए, तो उनका गुडविल बढ़ गया। या मार्केट का सिचुएशन बढ़िया चल रहा था, मार्केट में हर जगह सारा सामान अवेलेबल था, तो हम तो उनके दुकान पे जाएंगे ही नहीं, तो उनका गुडविल खराब हो रहा था। तो गुडविल का खराब होना या अच्छा होना मार्केट के सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है अदर फैक्टर्स लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड कस्टमर रिलेशन एटसेट्रा। अब देखो, आप जैसे एक सैमसंग का हमने टीवी खरीदा, अब ये सैमसंग का टीवी हम खरीद के लाके अपने घर में इंस्टॉलेशन तो करवा लिए, लेकिन अगले ही दिन टीवी खराब हो गया। अब टीवी को रिपेयर करने के लिए हम कस्टमर केयर के पास फोन किए, वो अगले ही दिन, या उन्होंने टाइम दिया कि 24 आवर्स के अंदर हम आपके घर पे विजिट करवाएंगे इंजीनियर, और वो रिपेयर करके चले जाएंगे। अब वो सही में 24 घंटे से पहले पहले वो आके हमारे घर में टीवी को रिपेयर करके चले गए, यानी आफ्टर सेल सर्विस हमको बहुत अच्छा मिला, हमको उनसे एक अच्छा रिलेशन बन गया कि भाई ये तो अच्छे दुकानदार हैं, ये अच्छा सामान बेचते हैं, अच्छा सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया इनका है, तो हम ऑटोमेटिकली उनके प्रोडक्ट को किसी और के पास भी रिकमेंड करेंगे कि भाई आप भी इन्हीं का प्रोडक्ट खरीदो, ये अच्छा सामान बेचते हैं। उसी तरीके से गुड कस्टमर रिलेशन, किसी शोरूम में हम गए और वहां के सारे इंप्लॉई हमको बहुत अच्छा ट्रीट किए, तो हम उनके यहां हमेशा जाने लग गए। तो क्यों जाने लग गए? क्योंकि उनके स्टाफ का बिहेवियर काफी अच्छा था। तो इन सभी चीजों के चलते, इन सभी फैक्टर्स के चलते हमारा गुडविल क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। ओके, अब चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आखिर हम गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करें, गुडविल को कैलकुलेट कैसे करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का 3-4 मेथड है भाई, गिना चुना मेथड तो है। एक हो गया सिंपल, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, दूसरा है अपना कौन सा, दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला और दूसरा हम साथ में करेंगे, पहला और तीसरा हम साथ में करेंगे, फिर दूसरा कर लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, और फिर फोर्थ अपना है कैपिटलाइजेशन मेथड। सारा इसी वीडियो में अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा क्या होता है, बहुत सिंपल, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब फिर बात आप करोगे कि भाई ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, तो बोलता है नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सम प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। अरे भाई, ये पास्ट एफर्ट के चलते कंपनी कितने दिन तक या कोई दुकान कितने दिन तक प्रॉफिट अर्न करते रहेगी, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप हमारा गुडविल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला ये है। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या होता है भाई, तो देखो जितने साल का प्रॉफिट है, एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो एग्जांपल, हमने कहा ये 3, 4, 5 साल का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ये 5 साल हो गया। इस साल में हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट हुआ, इस साल में हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट हुआ, इस साल में हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट हुआ, इस साल में हमारे पास 40,000 का प्रॉफिट हुआ, और इस साल हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट हुआ। सपोज दैट क्यूमुलेटिवली प्रॉफिट हमको हर साल दर साल बढ़ते गया। अब हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला, क्या करो ना, सारे ही प्रॉफिट्स को जोड़ लो आपस में। ये देखो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, और सभी को प्लस करके जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो देखो कितना नंबर्स हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 साल है ना, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली आप एवरेज प्रॉफिट जान जाओगे।
देखो कितना आता है टोटल को एडिशन करने पे, तो 50 प्लस 40 90,000, 30 120, 20 140 प्लस 10 150, तो 1,50,000 हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो यही हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो आप ऐसे करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। अब देखो ये आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, वही सेम चीज देखो 1 2 3 4 5, ये पांचों साल का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो नॉर्मली आप कमाते हो, डिवाइड कर दो उसको नंबर ऑफ ईयर से, तो 1 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, तो 1 2 3 4 5, पांचों को उसको 5 से क्या करो, डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली आप एवरेज प्रॉफिट प्राप्त कर लोगे। ओके, अब आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि आखिर हमारे बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या है। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के लिए हमेशा याद रखना कि जो भी आपका प्रॉफिट कमाया हुआ है इस साल का, उसमें से वैसे अनवांटेड प्रॉफिट को हटा दो जो प्रॉफिट हमेशा आपको नहीं होता। जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस, ये हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं होता। अरे मानो भाई हम अपने बिजनेस में आज अपने गल्ले में देखें कि 1 लाख रुपया आज हम प्रॉफिट कमा लिए, ठीक है भाई, पर ये गल्ले में 1 लाख रुपया आया कहां से, तो असलियत में हमने बिजनेस से तो 80,000 ही कमाया था। कल शाम में हम बाहर जा रहे थे ना मार्केट करने के लिए, उस वक्त हमको रास्ते में 20,000 का एक बंडल गिरा हुआ मिल गया। तो ये जो बंडल गिरा हुआ मिल गया, क्या हम हर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये बंडल हमको मिलेगा? अरे नहीं भाई, ये बंडल तो मिलेगा ही नहीं। तो ये 20,000 का प्रॉफिट जो इंक्लूडेड है मेरे नॉर्मल प्रॉफिट में, दिस इज नॉट द नॉर्मल गेन, ये एबनॉर्मल गेन है जो गलती से जुड़ चुका है इस साल के प्रॉफिट में, इसको हटा दो। उसी तरीके से मान लो हम जा रहे थे मार्केट, मेरा कुछ पैसा गिर गया और उसको हम अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट करके रखे हुए थे, अरे मेरा तो लॉस हो गया। भाई काहे का लॉस? क्या वो हमेशा लॉस होता है? नहीं। तो उस वाले लॉस को हम जोड़ लेंगे, तभी हम सही प्रॉफिट पे आएंगे। अभी बहुत सारे चीजों को देखते हैं, आ जाओ पहले एबनॉर्मल लॉस वाले आइटम को देखते हैं। ये देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जब आप किसी एसेट को बेचते हो और आपको लॉस हो जाता है, क्या आप हर बार अपने एसेट को बेच देते हो? बिजनेस में एसेट क्या बेचने के लिए खरीदा जाता है? नेवर। बिजनेस में एसेट रखने के लिए खरीदा जाता है, पर अगर खुदा ना खास्ते वो एसेट डेप्रिशिएट हो गया तो उस डेप्रिशिएटेड एसेट को हम क्या करते हैं कि बेच देते हैं और नया खरीदते हैं। अब वो डेप्रिशिएटेड एसेट को बेचते समय कुछ लॉस हो गया तो भाई ये लॉस थोड़ी ना हमेशा होता है, ये एबनॉर्मल लॉस है। आप इसको ऐड करोगे तभी तो सही प्रॉफिट को आप जान पाओगे। उसके बाद अगर हमारे दुकान में कुछ सामान चोरी हो गया, कभी दुकान में आग लग गया, उससे जो वेस्टेज हुआ, क्या वो मेरे प्रॉफिट को हमेशा कम करेगा? नहीं भाई। तो नहीं करेगा तो उसको भी जोड़ दो ना, जोड़ देंगे तो अपने आप नॉर्मल प्रॉफिट पे आएंगे। इंटरेस्ट पेड। अच्छा ये बताओ कि अभी हम बिजनेस में लोन लेके रखे हैं, कोई बड़ा अमाउंट का लोन ले लिए और इसका इंटरेस्ट हम हर साल भरते हैं। मान लो 3 साल तक का इंटरेस्ट भरे, 3 साल तक भर के लोन पेड कर दिए, लोन चुका दिए, लोन का रीपेमेंट हो गया। तो जब लोन का रीपेमेंट हो गया तो क्या इंटरेस्ट फिर से भरना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, क्यों भरेंगे इंटरेस्ट, हम इसको भी ऐड बैक करके सही कर लेंगे। उसके बाद डिविडेंड पेड। अब देखो, जब जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो भाई डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होगा उस साल पेड होगा, जिस साल नहीं डिक्लेयर होगा उस साल नहीं पेड होगा। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर साल डिविडेंड डिक्लेयर होगा। अरे नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसको भी ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट एटसेट्रा। मान लो हमारे कंपनी में कोई इंप्लॉई काम कर रहा था बहुत साल से, अब अचानक से उसको कंपनी छोड़ के जाना है। उन्होंने बोला कि भाई जितना भी मेरा पीएफ वगैरह का पैसा आपके कंपनी में पड़ा हुआ है, कृपया मेरा पैसा वापस कर दीजिए। इस साल हमने अपने एक इंप्लॉई को हैवी अमाउंट पेमेंट कर दिया, तो क्या हर बार करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, क्यों करना पड़ेगा? इसको भी ऐड बैक कर देंगे तो सही प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो जो जो लॉसेस वाला पोर्शन है, एबनॉर्मल लॉस का पोर्शन, उन सभी को ऐड बैक कर देंगे तो हम सही वाले पोजीशन पे अपना आ जाएंगे, अपने नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। और भी चीज है, जैसे देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हम अपने बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट का जो ओपनिंग स्टॉक था उसके वैल्यू को हम क्या किए, बढ़ा दिए, गलती से ज्यादा दिखा दिए। बताओ क्या हुआ होगा? नहीं पता? आओ देखो हम करवाते हैं। ये देखो, जस्ट अपने पास एक एग्जांपल पड़ा हुआ है। एक ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना रखा जहां हमारे पास 50,000 का ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, 1.5 लाख का परचेजेस दिख रहा है, 20,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है, 4 लाख का सेल दिख रहा है और 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। ये देखो 4 लाख और 30,000, 4,30,000। उसमें से हमने कितने का सामान इधर ये तो मेरा चलो सेल वैल्यू हो गया,
तो 4,30,000 का मेरे पास इधर का बैलेंस बच गया, बाकी 50,000, 1.5 लाख और 20,000, कितना हो गया 2,20,000। तो 4,30,000 में से 2,20,000 गया तो 2,10,000 का हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। पर देखो हमसे तो भाई इंसान है ना, गलती हो गया था। क्या गलती हुआ था भाई, देखो हमने इस 50,000 को गलती से क्या किया, 70,000 दिखा दिया, ओवर वैल्यूएशन कर दिया भाई। अभी क्या बताए थे हम, ओवर वैल्यूएशन। ये देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा कर दिया। तो ये देखो आप 50,000 वाले चीज का वैल्यू 70,000 कर दिया। अब देखना जरा, अगर हम 4,30,000 में से इन सभी को डिडक्ट करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 1,50,000 और 20,000 1,70,000 और 70 2,40,000। हाँ 2,40,000। तो 2,40,000 को अगर हम 4,30,000 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 1,90,000 हो जाएगा। ये देखो ये मेरा 2,10,000 ना होके ये हमारा 1,90,000 हो जाएगा। क्या गलती हुआ भाई, हमारा प्रॉफिट कम हो गया, सबसे बड़ा गलती हो गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। सही प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे, ऑटोमेटिकली गलती हमारा सुधर जाएगा। ये देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हमने क्या किया, एड बैक किया। अरे प्रॉफिट घट गया था उसको बढ़ा लिए, सही हो गया। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आ जाओ उसके लिए भी एक एग्जांपल ले रखे हैं। क्या एग्जांपल है भाई, हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को गलती से अंडर वैल्यूएशन कर दिया। ये जो 30,000 दिख रहा है इसको हमने 10,000 दिखा दिया। भाई देखो अगर हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को कम किया तो जो वैल्यू मेरा पहले 4,30,000 था वो अब 4,10,000 हो गया। अब जब 4,10,000 में से जब हम इनको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला भी वैल्यू हमारा क्या होगा, 20,000 से कम दिखना शुरू हो जाएगा, यानी ये 1,90,000 ही दिखाई पड़ेगा। अरे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना, गलती हो गया। हम सही कैसे करेंगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे। देखो इसे भी बढ़ाया गया होगा, कहां गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चाहे हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, चाहे हम ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किए हों या क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किए हों, दोनों ही सिचुएशन में हमको अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये गलत हो गया, सही करने के लिए प्रॉफिट को ज्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिए। अरे भाई कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, सोच के देखो। एक हमने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, कुछ भी खरीदा, ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें कैपिटल का इंटीग्रल पार्ट इन्वेस्ट हो जाता है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन को गलती से हम अपने रेवेन्यू आइटम मतलब खर्चे वाले आइटम में दिखा दिया। अरे क्यों, इससे थोड़ी ना हमको प्रॉफिट कम करना था, ये तो मेरा एसेट बनता, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम इस फर्नीचर को दिखाते, पर गलती से इसको हम क्या किए, P&L अकाउंट में दिखा दिए। ये देखो एग्जांपल, गलती से हम क्या किए, एक मशीन हमने परचेज किया और उस मशीन को हम यहां पे दिखा दिए। अरे कितना बड़ा ब्लंडर हो गया, सपोज दैट 5 लाख रुपया मशीन का वैल्यू यहां दिखा दिए। हमने क्या किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू का खर्चा मान लिया। अब देखो इससे हुआ क्या, ये जो एक खर्चा बढ़ा जो मेरे प्रॉफिट को माइनस में डाल दिया। हम सही कैसे करेंगे भाई, इसको हटा के ये सारे मशीन वाले आइटम को हम हटाते चले गए, तो जब मशीन का आइटम हटेगा तो अपने आप सही हो जाएगा मेरा गलती किया हुआ। तो ये देखो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे ना, क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया था ना। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ये प्लस कर दिए हम। ठीक है, अब आता है एबनॉर्मल गेन का पोर्शन। बोलता है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। अरे एसेट रोज रोज खरीदते हैं क्या, या रोज रोज बेचते हैं क्या? आज बेच रहे थे, हमको फायदा हो गया, जब एसेट को बेचने में फायदा हो गया तो ये मेरे प्रॉफिट को तो बढ़ा दिया होगा अभी, लेकिन क्या ये परमानेंट है, हर बार होगा ऐसा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, सही करने के लिए इसको घटा देंगे। अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीव्ड, इस बार हम इंश्योरेंस कंपनी से भूकंप आने से कुछ हो सकता है मेरा लॉसेस हो गया था, उसको हम क्या किए थे, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लिए थे और इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया था। जब इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम को एक्सेप्ट किया तो हमको मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। अरे पैसा तो इस बार बढ़ गया ना, क्या हर बार बढ़ेगा, हर बार बढ़ते जाएगा? नहीं भाई, ऐसा कहां होगा। तो इस बार जो हम बढ़ा लिए ये गलत हो गया, तो सही कैसे करेंगे, कम कर लेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, अरे हमको किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया तो इस साल डिक्लेयर किया था, इस साल पेड कर दिया, अब क्या हर बार डिविडेंड डिक्लेयर करेगा? नहीं। तो इस बार मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या सही है? नहीं, इसको कम कर लेंगे हम, हर बार नहीं बढ़ेगा, ये एबनॉर्मल गेन है। उसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव,
अगर हम इंटरेस्ट रिसीव किए हैं तो क्या हर बार रिसीव करेंगे? अरे जो हमसे कर्जा लेके गया है वो हो सकता है मेरा कर्जा रीपेमेंट कर दे, तो जब लोन मेरा रीपेमेंट कर देगा तो फिर वो इंटरेस्ट देने थोड़ी ना आएगा। तो अभी तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिए, क्या ये हर बार बढ़ेगा? अरे नहीं भाई, नहीं बढ़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? कम कर लेंगे। ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, देखो यही वाले एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। ये जो हम ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन किए थे, अभी जरा इसको हम हटाते हैं और हटा के अंडर वैल्यूएशन करके आपको दिखाते हैं। ये देखो, जरा सा आप होल्ड करना। हाँ जी, ये देखो क्या हुआ कि मेरा जो ओपनिंग स्टॉक था वो 50,000 का दिख रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसको अंडर वैल्यूएशन कर देते हैं, 30,000 कर देते हैं। तो कॉस्ट का पोर्शन अगर कम होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मेरा इनहेंस हो जाएगा, यानी ये 2,10,000 ना होके 2,30,000 हो जाएगा। प्रॉफिट तो मेरा बढ़ गया। क्या ये सही प्रॉफिट बढ़ा? नहीं, गलत हो गया। ये गलत हुआ है। तो गलत को सही कैसे करेंगे? एड बैक करके सही कर देंगे। ये देखो, अभी एड बैक करके आपको दिखा देते हैं। एड बैक हुआ ही होगा, पक्का हुआ होगा। पहले इसको हटा लेते हैं। हाँ जी, जरा सा तो मिटा लेने दो। हाँ जी, ये देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ? माइनस हुआ ना, क्योंकि क्या हुआ, अंडर वैल्यूएशन होने से, कॉस्ट के कम होने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अब प्रॉफिट बढ़ गया तो ये हर बार नहीं बढ़ेगा, तो हम इसको कैसे सही करेंगे? कम करके सही कर लेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को बढ़ने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, सही कैसे करेंगे? प्रॉफिट को कम करके। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट कर लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे रेवेन्यू का खर्चा था भाई, अगर ये रेवेन्यू का खर्चा था तो इससे हमारा क्या होना चाहिए था? प्रॉफिट कम होना चाहिए था। गलती से हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए, यहां दिखाया ही नहीं खर्चा, गलती कर दी है ना। सही कैसे करेंगे? खर्चा दिखा के करेंगे। तो हम उसको क्या करेंगे? कम कर लेंगे। पार्टनर्स का एक्सपेक्टेड था सैलरी, अरे जब एक्सपेक्टेड था कि पार्टनर को सैलरी देना था और हम नहीं दिए तो गलती ना कर दिए, पार्टनर को सैलरी दे दो यार, दे देंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम करके दिखा लेंगे। कोई एनी अदर या फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, जैसे होता है ना कंजर्वेटिज्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे, बेनिफिट को नहीं करेंगे। तो फ्यूचर में होने वाला कोई एक्सपेक्टेड खर्चा था, अरे घटा लो यार, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, मैनेजमेंट का कॉस्ट भरना है, ये तो देना ही है, हम जानते हैं कि ये तो देना ही पड़ेगा, एनी हाउ देना पड़ेगा, तो घटा लो। अभी इसको घटाएंगे, प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। तो इन सभी एडजस्टमेंट को करने के बाद हमारा एक्चुअल नेट नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल या नेट नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्या आप सबको ये बात समझ में आती है? अरे हाँ जी आती है। तो चलो ना फिर आगे देखते हैं ना। एक मेथड तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। ये कैसे होगा? तो देखो, एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे और तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखो, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर, बोलता है 5 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। पहला 31 मार्च 2015, 16, 17, 18, 19, ये 5 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। कितना कितना प्रॉफिट है भाई? 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। अच्छा देखो ना भाई, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाना होता तो क्या करते? इन 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ देते और उसको 5 से डिवाइड कर देते, ऑटोमेटिकली हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट से निकल के हमारा आ जाता आंसर। लेकिन ये वेटेड एवरेज बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा बस माइनर सा चेंजेज है कि आपको हर साल का वेट असाइन किया हुआ होगा, उस वेट को फॉलो अप करके उसका प्रोडक्ट निकाल के ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, बोलता है आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, किस बेसिस पे? 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मेथड से। आफ्टर असाइनिंग वेट, कितना कितना वेट बिठाना है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अरे बिठा दो ना वेट, क्या जाता है। ये देखो वेट बिठा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल का वेट बिठा दिए। अब ये 5 साल को डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? ये देखो, 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको A इंटू B मान लो, प्रोडक्ट कर लो दोनों को। 24 दूनी 48,000 हो जाएगा, 30 दिया 90,000 हो जाएगा, 25 चौक 100, 1 लाख हो जाएगा और 18 25 90, 90,000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब निकाल लेंगे वेटेड एवरेज मेथड से इसका वैल्यू। तो देखो कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जितना भी प्रॉफिट है, अब इसको प्रोडक्ट कर लो, पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट करो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो ये देखो प्रोडक्ट का टोटल डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट,
वेट का भी टोटल कर लो। तो देखो प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 20,000 और 48 कितना हो जाएगा दोनों मिला के 48 20 68,000, 9 6 15 1,58,000, 2,58,000 और 90,000 और है तो 60 9 9 6 54 9 6 54। एक बार जोड़ लेते हैं हम कैलकुलेटर लेके। ये देखो कितना कितना है भाई, कैलकुलेटर लेते हैं जरा, देखना आप लोग के सामने जोड़ते हैं हम इसको। कितना कितना है भाई, 48,000 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, 3,48,000 20 48 90 1,90,000, ठीक है। 3,48,000 आ गया, 3,48,000 कितना भाई, 3,48,000। 3,48,000 को कितने से डिवाइड करना है, तो वेट से, टोटल वेट। अब देखो 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सभी को जोड़ देते हैं तो 2 1 3 3 6 और 6 4 10 और 15 हो जाएगा। तो ये 15 से इसको डिवाइड कर दो। ये देखो हम 15 से इसको डिवाइड कर दिए। करते हैं डिवाइड, कितना आता है देखते हैं एक बार, आ जाओ। ये देखो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 15 से, तो 23,200 आ गया, 23,200 23,200। अरे यही तो आ गया हमारा आंसर दोस्त। कितना आसान है बताओ, 23,200। ओके चलो अब आगे चलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड पे चलते हैं। ये सुपर प्रॉफिट मेथड पता है क्या होता है, जो दुनिया कमा रही है, जो दुनिया कमा रही है और जो हम कमा रहे हैं, कितना ज्यादा कमा रहे हैं। अगर हम दुनिया से ज्यादा कमा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है उससे दुनिया वाले नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। देखो 5 लाख हम भी इन्वेस्ट किए, सामने वाला भी 5 लाख इन्वेस्ट किया है। अगर वो 50,000, अगर हम 50,000 कमा रहे हैं और सामने वाला 30,000 कमा रहा है, तो ये 20,000 हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। बहुत सिंपल सा मेथड है ये देखो गुडविल का फॉर्मूला एज इट इज। अरे हम अगर एवरेज प्रॉफिट से निकालें तो भी क्या है गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालें तो भी क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हम सुपर प्रॉफिट से निकालें तो भी क्या फॉर्मूला होगा भाई, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब हम पहले समझते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो आपको समझ में आ गया। अब फिर बात आता है कि ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। बस वही जो अभी बताए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम कमा रहे हैं, जो दुनिया कमा रही है, दुनिया से हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, दिस इज आवर सुपर प्रॉफिट। कभी भी अगर ये वैल्यू निगेटिव में आ गया तो हम सुपर प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहे हैं। सपोज दैट हम कमा रहे हैं 4 लाख, दुनिया कमा रही 5 लाख, यानी 1 लाख तो माइनस में आ गया ना। दिस इज नॉट द गुडविल ब्रदर, ये गुडविल हो ही नहीं सकता, ये कभी गुडविल नहीं होगा, क्योंकि गुडविल का वैल्यू नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। गुडविल का मतलब हम दुनिया से अच्छा पोजीशन पे चल रहे हैं, दुनिया से खराब पोजीशन पे नहीं चल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट देखो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोग के साथ, जो पहले था वैसे ही है ये। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो चलो ये हमारा है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो देखो जितना लोग कैपिटल लगाता है, जो पूंजी लगा रखा है, उसको NRR से मल्टीप्लाई कर दो। NRR बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर 5 लाख रुपया कोई भी व्यक्ति लगाता है तो वो 10% कमाता है, तो वो 50,000 तो लेके जाएगा। दिस 10% इज कॉल्ड NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो दुनिया कमाती है इजीली, जो हर कोई कमा सकता है। पर हम उससे कितना ज्यादा कमा रहे हैं वो तो हम सुपर प्रॉफिट में देखेंगे, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जो दुनिया कमा रही है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब दुनिया एवरेजली कितना लगा रही है कैपिटल और कितना कमा रही है, वो डेट लगा के हम निकाल देंगे। अब ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तो जो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको क्लोजिंग से डिवाइड करो, 2 से भागा दे दो। बहुत सिंपल एवरेज का फॉर्मूला। अरे कहीं भी एवरेज दिखे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटे 2 कर दो, अपने आप उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई, ये भी तो हमको जानना पड़ेगा। एवरेज तो हम जान गए, आखिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। तो देखो हमारे बिजनेस में जो भी बिजनेस है उसका बैलेंस शीट में एक साइड में सारा एसेट होता है, एक साइड में नीचे में आउटसाइड लायबिलिटी होता है, ऊपर में कैपिटल का पोर्शन होता है। हम इन सारे एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को अगर माइनस कर देंगे तो अपने आप कैपिटल का पोर्शन निकल के आ जाएगा, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं।
और इसी का दूसरा नाम नेट एसेट भी होता है। तो ये हमारा क्या है भाई, ये वही चीज है, टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दो, अपने आप नेट एसेट पे निकल के आ जाओगे। नेट एसेट का ही दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब कुछ कचड़ा है, कुछ कूड़ा है जो उसमें बैलेंस शीट में दिखाई पड़ते रहता है। अरे कूड़ा को क्यों रखेंगे, कूड़ा को बाहर करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है हटा दो ना यार, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है हटा दो ना, फिक्टिशियस एसेट्स है हटा दो ना, ये तीनों कूड़ा को हटा दो, ऑटोमेटिकली आप कैपिटल एम्प्लॉयड या उसी को आप नेट एसेट बोल लो, आप उस पे आ जाओ। इसी को निकालने का दूसरा फॉर्मूला, अरे अभी हमने बताया ना भाई, ये बैलेंस शीट है, इधर साइड में हमारा टोटल एसेट है, इधर साइड में नीचे में आउटसाइड लायबिलिटी है, ऊपर में कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिजर्व एंड सरप्लस है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल एम्प्लॉयड मालिक का पोर्शन होता है। अरे ये एसेट में से हम इसको हटा के निकाल लें या इन दोनों को आपस में जोड़ के निकाल लें, एक ही बात तो है। नहीं समझ में आया बात? ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इधर एसेट दिख रहा है, इधर कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है, प्लस में आउटसाइड लायबिलिटी दिख रहा है। तो इन एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करने के बाद हम इस पोर्शन को जानते थे। अभी हम सिर्फ कैपिटल में अगर ये रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दें तो क्या ये पोर्शन हमको नहीं पता चल जाएगा? एकदम पता चल जाएगा। अरे इसमें से इसको घटा के निकालो या इन दोनों को आपस में जोड़ के निकालो, हम तो जान ही जाएंगे ना कि हमारा नेट एसेट कितने का है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है, अपने आप हमको पता चलेगा दोस्त। आप करो तो। उसके बाद देखो यही सेम फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, कैपिटल्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। बाकी ये सब सिमिलर है, जो ऊपर था सेम टू सेम नीचे भी है। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर कुछ है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है, फिक्टिशियस एसेट्स अगर कुछ है, हटा दो ना यार, क्या दिक्कत है, हटा दो इसको। तो दूसरा आपका तीसरा मेथड भी क्लियर हो गया। कौन कौन सा हो गया? एक एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कौन सा हुआ? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा कौन सा हुआ? सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा हो जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड? देखते हैं ना, बहुत सिंपल। कैपिटलाइजेशन आपको करना है एवरेज प्रॉफिट से या कैपिटलाइजेशन आपको करना है सुपर प्रॉफिट से। अगर आप कैपिटलाइजेशन कर रहे हो एवरेज प्रॉफिट से तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। अरे भाई अभी हम लोग सीखे थे ना, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR करने से हम जान जाते थे कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे अगर हम इसको लेके आ जाएं, अगर हमको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड जानना है तो नॉर्मल प्रॉफिट बटे NRR कर दें, तो क्या हम नहीं जान जाएंगे कि हमारा कितना ये मेरा नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है? तो ये निकालने के लिए वही तो ये फॉर्मूला यूज किया। तो बेसिकली हम इसमें कुछ नहीं, हम इसमें कैपिटलाइज वैल्यू जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इसका कितना कैपिटलाइज वैल्यू है, और कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट को हम माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली गुडविल निकल के आ जाता है मेरे दोस्त। समझो बात को, हम यहां लिख रहे हैं आपके सामने। ये हमारा क्या निकल के आएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब देखो कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब दुनिया कितना कैपिटल लगाती और आप कितना नेट एसेट लगा रहे हो। नेट एसेट बोले तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है और कैपिटल एम्प्लॉयड दुनिया का कितना है। अगर दुनिया 5 लाख लगा रही है और हम 4 लाख लगा रहे हैं और हम दोनों सेम ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, अरे भाई ये कैपिटल मेथड से कैपिटल के थ्रू भी निकाल रहे हैं हम आंसर, तो भी तो हमारा 1 लाख का गुडविल निकल के आ जा रहा है। यानी दुनिया 5 लाख लगा के जितना कमा रही है, हम 4 लाख लगा के ही उतना कमा ले रहे हैं। तो 1 लाख का हमने लेस इन्वेस्टमेंट किया, किसके चलते भाई? अरे गुडविल के चलते किया। आया बात समझ में? उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां देखो ना गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। अब जब सुपर प्रॉफिट आप जान ही गए हो, मतलब अब आपको वो ये एवरेज माइनस नॉर्मल करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ है। सुपर प्रॉफिट का मतलब ही होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, और एवरेज माइनस नॉर्मल को 100/NRR उल्टा कर दिए तो कैपिटलाइज वैल्यू पे तो हम आ ही गए कि आखिर कितने कैपिटलाइज्ड वैल्यू का हमने गुडविल अर्न किया। ठीक है ना? और जो बात अभी हम ऊपर बता रहे थे कि अगर सुपर प्रॉफिट निगेटिव होगा तो हमारा गुडविल नहीं होगा फर्म का, ये तो अभी बताए भी थे कि ये क्यों नहीं होगा। अभी लॉजिक समझो बात आप। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने किया था। हमारा ये हम एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं 5 लाख, दुनिया कमाती है 4 लाख, हमारा 1 लाख का गुडविल हो गया। पर अगर ऐसा हो जाए कि हम कमा रहे हैं 4 लाख और दुनिया कमा रही है 5 लाख सेम पैसा लगा के, तो हमारा तो 1 लाख माइनस में चला गया। अरे ये गुडविल कैसे हो सकता है? कभी गुडविल नहीं हो सकता है। तो गुडविल का चारों मेथड हमारा क्लियर हो गया। कौन कौन सा मेथड?
एक हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड और एक हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये चारों मेथड को हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और लास्ट में अपना कैपिटलाइजेशन मेथड का दो फॉर्मूला। एक कौन सा फॉर्मूला? एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से था। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या था? जो हमारा एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई एनआरआर करना था और माइनस क्या करना था? माइनस करना था नेट एसेट। और एक लास्ट फॉर्मूला क्या था? लास्ट फॉर्मूला था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन मेथड का कैसे निकालेंगे गुडविल। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, जो हमारा सुपर प्रॉफिट है उस सुपर प्रॉफिट को 100 बटे एनआरआर कर दो। अरे यही तो सिंपल सा चीज था भाई मेरे। 1 2 3 और चौथा में अलग अलग 1 और 2। यही 5 मेथड से हमको फॉर्मूला निकालना था। आया बात समझ में? आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही रिविजनरी वीडियो हम लाते रहेंगे और हमेशा आप लोग के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।